Hello guys, welcome back to our channel. If you are new, make sure you subscribe to our channel for more educational and interesting videos. So today our topic is about carbon and its compounds. Guys, this is a very important chapter. It is useful for you guys in the 11th as well as in the 12th standard. So please don't skip this lecture and make sure you watch the whole video so that you don't miss out on anything. Okay, so in this lecture we are going to learn about tetravalency, catenation. These two are the most important property of carbon. So we are going to learn about tetravalency here, catenation here. We are also going to learn about the classification of hydrocarbons, then what is homologous series and what are the functional groups. So in this lecture we are going to learn about these. In the next lecture we are going to learn about nomenclature and important properties of various carbon compounds. We are also going to learn about ethanol and ethanoic acid. So in this chapter, these are the things which we are going in this lecture, these are the things which we are going to learn. So without wasting any further time, let's get started. Yeah, so carbon, as you know, its atomic number is 6 and its mass number is 12. So the atomic number is 6. Now, what is the electronic configuration of carbon? So, as we know, the atomic number is 6. So, its electronic configuration will be 2 and 4. Now अभी आपको पता है कि जो फर्स्ट शेल होता है उसको के शेल बोलते हैं और जो सेकंड शेल होता है उसको एल शेल बोलते हैं. तो 2 ये आपके के शेल में जाएगा एंड 4 ये आपके एल शेल में जाएगा. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज़ 2,4. देन व्हाट इज़ द वैलेंसी. अभी कार्बन की वैलेंसी क्या है ये हम देखते हैं. अभी हमने कैसे अभी डिस्कस किया जस्ट कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4 है. के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है. तो अभी वैलेंसी क्या होती है. वैलेंसी मतलब अभी कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी और के पास से लेगा या वो 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने देगा. करेक्ट. तो फिर वही टू कंप्लीट द ऑक्टेट अभी कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और अभी कोई भी कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो उसके ऊपर 4 माइनस चार्ज आ जाएगा. या तो फिर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा. जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो उसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा. तो कार्बन जब अपना 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो वो C4 प्लस हो जाएगा. अब हम ये दोनों पॉसिबिलिटी देखते हैं कार्बन की और वैलेंसी क्या है वो हम जानते हैं. तो जब कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स जब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा किसी के पास से तो उसके ऊपर 4 माइनस आ जाएगा. ठीक है. तो अब ये कैसे पॉसिबल है वो हम देखते हैं. तो अभी सपोज़ कोई भी कंपाउंड है. सपोज़ अगर एक एटम है जिसको नाम ए है और उसके आउटर मोस्ट शेल दैट इज़ अ वैलेंस शेल उसके अंदर सपोज़ अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. सपोज़ दीज एक्स आर द इलेक्ट्रॉन्स. तो अभी ये इलेक्ट्रॉन्स के आपस में रिपल्शन होगी. ठीक है. तो अगर हम और 4 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं उसको सो दीज आर द न्यू 4 इलेक्ट्रॉन्स जो उसने लिए हैं. ठीक है. तो अंदर की रिपल्शन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन हो रही है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. तो अभी हम एक इंसान की एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. अगर कोई इंसान चल रहा है और चलते चलते अगर उसकी स्टेबिलिटी अगर ख़राब हो जाती है और वो गिर जाता है
तो वो अच्छा लगेगा क्या? नहीं, वो इंसान को चाहिएगा कि उसकी स्टेबिलिटी ख़राब हो और वो गिर जाए, नहीं चाहिएगी। सेम वे कार्बन को नहीं चाहिएगा कि उसकी स्टेबिलिटी ख़राब हो। तो अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको देते हैं तो उसके अंदर की रिपल्शन, जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच की रिपल्शन है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी बहुत, और कार्बन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी। और कार्बन को नहीं चाहिए कि उसकी स्टेबिलिटी ख़राब हो। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कार्बन किसी के पास से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा किसी के पास और अपनी स्टेबिलिटी ख़राब नहीं करेगा। अभी ये कार्बन के वैलेंस मतलब एल शेल में, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से न्यूक्लियस टाइटली हेल्ड होते हैं। तो अभी हम उसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कार्बन की, कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा तो क्या होगा। तो यही चीज़ हम अभी कार्बन जो है एटम, वो बहुत स्मॉल एटम है। तो अभी कार्बन स्मॉल एटम है, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस कम है। मतलब न्यूक्लियस ने बहुत टाइटली वो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा है। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस कम है। तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली पकड़ के रखा है। तो ये पॉसिबिलिटी जो हम अभी देखे हैं कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा किसी को, ये इतना इजीली नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए। तो फिर अभी कार्बन को अपना ऑक्टेट कहाँ से मिलेगा, मतलब कार्बन अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा। तो कार्बन की वैलेंसी क्या है। तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे कार्बन के साथ या कोई भी दूसरे एटम के साथ शेयर करेगा, जिससे उसकी जो है जिसको उसको ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाएगा। अब सपोज अभी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कैसे पॉसिबल है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक एटम है सपोज ए और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरा एटम है जिसका नाम बी है और उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अभी ए और बी के इलेक्ट्रॉन्स में जो शेयरिंग होगी, तो इस शेयरिंग से एक बॉन्ड बनेगा। अभी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बन गया। ए के पास अभी 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है। सिमिलरली बी के पास 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स आए। तो अभी दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए हैं, और ये शेयरिंग की वजह से एक बॉन्ड बनी है, जिस बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो शेयरिंग से बॉन्ड बनती है, आपको पता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं तो बोलते हैं। तो अभी कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सपोज ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कार्बन उसके इलेक्ट्रॉन्स किसी और के साथ शेयर करेगा। सपोज़ वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके 4 बॉन्ड बनाएगा, एंड ये बॉन्ड होगी कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और 4 बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके, इसलिए हम कार्बन को बोलते हैं कि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एटम है। तो कार्बन की वैलेंसी क्या हुई, टेट्रावैलेंसी। कार्बन टेट्रावैलेंट है, ठीक है, क्योंकि वो 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके। तो अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं जो मैंने बोला था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कार्बन की, वो है कैटेनेशन। अभी कैटेनेशन क्या होता है, कार्बन के साथ बॉन्ड्स बनाता है इन अ फॉर्म ऑफ चेन। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। हम आगे देखेंगे क्या है।
अभी एक एग्जाम्पल, आपको पता है पेट्रोल क्या होता है, तो पेट्रोल का केमिकल फॉर्मूला है C8H18। अभी C8H18 का मतलब क्या है, कार्बन ऐसे 8 कार्बन्स के साथ बॉन्ड बनाता है इन अ फॉर्म ऑफ चेन। ये C1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 कार्बन एक चेन में फॉर्म होते हैं टू फॉर्म पेट्रोल। तो ये C8, तो यही प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। और अभी बाकी के चारों वैलेंसी, बाकी के जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लेता है, वो ऑक्यूपाई करता है। ये हम बाद में देखेंगे, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही थी कैटिनेशन क्या होता है। ऐसे 8 कार्बन एक चेन बनाते हैं, 8 कार्बन की चेन बनती है तब जाके पेट्रोल बनता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की। इसके वजह से ही बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट सभी कार्बन के कंपाउंड्स यही प्रॉपर्टी के वजह से फॉर्म होते हैं। सो अभी मीथेन, अभी हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी कैटिनेशन की एंड टेट्रावैलेंसी क्या होती है प्रॉपरली एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो अभी मीथेन क्या है, मीथेन कार्बन का सिंपलेस्ट कंपाउंड है। कार्बन जो सिंपलेस्ट चीज़ बना सकता है वो एक मीथेन बना सकता है। अभी ये चीज़ हमें याद रखने की है। अभी आगे जो भी पढ़ाया जाएगा वो सब आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है वो एकदम। जब तक आपकी ये बेसिक क्लियर नहीं होगी आपको आगे नहीं समझ में आएगा। तो अभी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना। मीथेन सिंगल कार्बन कंपाउंड है, तो इसमें एक ही कार्बन रहता है। तो ये मीथेन अभी टेट्रावैलेंट है, 4 कार्बन टेट्रावैलेंट है, तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, वो 4 हाइड्रोजन के साथ। तो ये मतलब कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये इसको हम बोलते हैं मीथेन। तो मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ, CH4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है एक कार्बन से अटैच्ड, तो CH4 ये मीथेन हुआ। अब ईथेन क्या है, ईथेन 2 कार्बन कंपाउंड है, ये भी आपको याद रखना है। जो भी अभी मैं पढ़ा रही हूँ सब याद रखना है आपको। तो ईथेन मतलब 2 कार्बन कंपाउंड, तो C 2 कार्बन, तो ये कैटिनेशन हो गया। अभी टेट्रावैलेंसी कहाँ से फुलफिल होती है, अभी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम फर्स्ट कार्बन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट कार्बन पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो अभी कार्बन ने एक बॉन्ड तो बना लिया दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है। तो एक बॉन्ड बन गया, बाकी के 3 बॉन्ड बाकी है, 1 2 3। तो ये बाकी के वो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा इधर। सिमिलरली ये सेकेंड कार्बन का एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बन गया, बाकी के 3 बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो ये टेट्रावैलेंसी का प्रॉपर्टी भी इसमें आ गया। तो ईथेन का ये है स्ट्रक्चर, और ईथेन का फॉर्मूला हुआ C2, बिकॉज 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, तो C2H6 ये फॉर्मूला हो गया ईथेन का। अभी प्रोपेन क्या है, प्रोपेन 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 1 ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, और ये थर्ड कार्बन हो गया, ठीक है। अभी फर्स्ट कार्बन की 3 वैलेंसी पेंडिंग है, तो वो 3 बॉन्ड पेंडिंग है, तो वो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अब ये मिडिल वाला कार्बन है, उसने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना दिया है, एक फर्स्ट कार्बन के साथ बनाया और दूसरा बॉन्ड उसने थर्ड कार्बन के साथ बनाया। तो अभी उसकी 2 बॉन्ड बनानी बाकी है, तो वो बाकी के 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और थर्ड कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो ये हो गया प्रोपेन। तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी C3 और H, कितने H दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो C3H8 ये हो गया प्रोपेन का फॉर्मूला। अब ब्यूटेन वही सेम, इट्स अ 4 कार्बन कंपाउंड, तो 1 2 3
फोर कार्बन है तो C4 हो गया, और H10H है तो C4H10 उसका फॉर्मूला हो गया। पेंटेन सेम, पेंटेन इट्स अ 5 कार्बन कंपाउंड, तो 5 कार्बन है और बाकी के सब हाइड्रोजन है, तो C5H12 उसका फॉर्मूला हो गया। ये सब याद रखना है आपको। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, ठीक है। तो अभी हाइड्रोकार्बन्स है क्या, तो नाम से ही हमको पता चल रहा है। हाइड्रो मतलब H, तो H, और कार्बन्स मतलब कार्बन, तो जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, वेरी सिंपल। तो अभी हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन, अभी हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड होता है और अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अभी हमने पहले जो भी देखा है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जो भी सब देखा है, सब में सिंगल बॉन्ड थे। कार्बन ने एक बॉन्ड सबसे बनाया था, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और उन सबको हम एल्केन्स बोलते हैं, ठीक है। और कार्बन कोई एटम्स के साथ 2 बॉन्ड्स बनाता है, 3 बॉन्ड्स बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो इनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो जिसके साथ वो जहाँ पे वो डबल बॉन्ड बनाता है उसको हम एल्कीन्स बोलते हैं, और जहाँ पे वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है उसको हम बोलते हैं एल्काइंस, ठीक है। ये बात हो रही है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है। तो जहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे उसको हम एल्केन्स बोलेंगे, जहाँ पे वो डबल बॉन्ड बनाएंगे उसको एल्कीन्स बोलेंगे, और जहाँ पे वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे कार्बन और हाइड्रोजन उसको हम एल्काइंस बोलेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। अभी होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, तो अब हम वेरी सिंपल वे, अभी सीरीज़ का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का कुछ सीक्वेंस हो तो उसको हम सीरीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो होमोलोगस, अभी होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम, और लोगस का मतलब क्या, कोई भी सेम फंक्शनल ग्रुप जब आता है, इसको हम FQ लिखते हैं, FG लिखते हैं, सॉरी, फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो कोई भी सीरीज़ जिसमें कंपाउंड सेम फंक्शनल ग्रुप शो करता है उसको हम होमोलोगस सीरीज़ बोलते हैं। हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये बेसिकली एक रफ नॉलेज है होमोलोगस सीरीज़ का। जब भी कोई सीक्वेंस एक सेम फंक्शनल ग्रुप शो करता है तब हम उसको वो बोलते हैं कि वो सब कंपाउंड एक होमोलोगस सीरीज़ से है। फॉर एग्जांपल, अभी हमने देखा मीथेन CH4 होता है। अभी मीथेन और इथेन, CH4 को अगर हम ऐड करेंगे CH2, ठीक है, तो क्या होगा, 2 C है, C2 हो गया, और H4 + 2 कितना होता है, 6, C2H6 हो गया। और आपको पता है C2H6 क्या होता है, C2H6 होता है इथेन। तो इसका मतलब ये है कि C4 और C2H6 मतलब CH4 और C2H6 मतलब मीथेन और इथेन में CH2 का डिफरेंस है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, C2H6 मतलब इथेन को अगर हम CH2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2 + C मतलब C3, ठीक है, और 6 + 2 कितना होता है, 8 होता है, C3H8। और आपको पता है C3H8 क्या होता है, C3H8 होता है प्रोपेन। तो इसका मतलब ये है कि इथेन और प्रोपेन के बीच में भी CH2 का डिफरेंस है। अभी एक और चीज़ देखते हैं, C3H8 मतलब प्रोपेन प्लस CH2 करेंगे तो क्या होगा, C4 होगा और H10 होगा,
और आपको पता है C4H10 क्या है? C4H10 है ब्यूटेन। तो इसका मतलब ये है कि प्रोपेन और ब्यूटेन में भी CH2 का डिफरेंस है। तो आपको अगर पता लगाना है कि पेंटेन का फॉर्मूला क्या है, तो आप वही करोगे। C4H10 को हम CH2 से ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा? C5H12। तो आपको पता चल गया कि पेंटेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? C5H12। तो मैं ये आपको पॉइंट प्रूव कर रही थी कि CH2 ये पूरी सीरीज़ में कॉमन है। इसका मतलब ये है कि ये एक पूरी एक होमोलोगस सीरीज़ हो गई, और फंक्शनल ग्रुप हो गया CH2 जो सब में कॉमन है। तो ये एक हो गया होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज़ डिस्कस कर लिया हमने। तो अभी एक क्वेश्चन है कि आर ऑल कंपाउंड्स मेड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स? क्या जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं? तो आंसर इज़ नो। आर देयर एनी अदर एटम्स? यस, कार्बन बहुत दूसरे दूसरे अलग अलग एटम्स के साथ भी बॉन्ड्स बनाता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के साथ बनाता है, नाइट्रोजन के साथ बनाता है, सल्फर के साथ बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स ख़त्म हो गया। यहाँ पे अभी एक अलग टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। अभी फंक्शनल ग्रुप्स क्या होता है? वापस बहुत इजी वे में, ग्रुप्स मतलब क्या? ग्रुप्स मतलब कोई भी चीज़ का कलेक्शन होना। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एटम्स, डिफरेंट एटम्स। ठीक है, डिफरेंट एटम्स का कलेक्शन होना उसको ग्रुप बोलते हैं। और फंक्शनल, ये वर्ड में ही उसका मीनिंग छुपा है। फंक्शनल मतलब क्या? कोई भी चीज़ का रोल होना। ठीक है, तो फंक्शन मतलब कुछ चीज़ का रोल होना। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? ऐसे ग्रुप्स जो किसी कंपाउंड के साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ वो कंपाउंड को दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप्स, एटम्स के ग्रुप्स जो किसी कंपाउंड के साथ मतलब बॉन्ड बनाएंगे या ऐड होंगे, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ वो कंपाउंड को दे देंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ एक कंपाउंड है जिसका नाम है ABCD। ठीक है, ये एक कंपाउंड है। अगर इसके साथ XY ऐड होगा, तो XY अपनी प्रॉपर्टीज़ ये कंपाउंड को दे देगा। सपोज़ ABCD की कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ है, बट जैसे ही वो XY के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ XY जैसी हो जाएगी। तो XY इधर अपना हो गया फंक्शनल ग्रुप्स। तो ऐसे ग्रुप्स जो अपनी प्रॉपर्टी कंपाउंड को दे देते हैं, तो उस ग्रुप्स को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। अब हम देखते हैं इधर एग्जाम्पल। अभी हम इधर सिर्फ फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जो सेकंड और थर्ड कॉलम है वो हम नॉमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तभी यूज़फुल है। तो आप देखो, अभी इधर आर है ना, आर कंपाउंड है। जो हमने पहले एग्जाम्पल में ABCD देखा था वो एक कंपाउंड था, जैसे इधर आर एक कंपाउंड है। अभी इधर फंक्शनल ग्रुप है COOH। ठीक है, ये COOH फंक्शनल ग्रुप है। अभी R की कुछ अलग प्रॉपर्टी है, बट जैसे COOH जब R के साथ बॉन्ड बना देता है, तो वो R को एसिडिक प्रॉपर्टी दे देता है। दैट इज़ वाई दैट, और वो सीरीज़ को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज़। अगर सपोज़ मीथेन है, मीथेन के साथ अगर ये COOH आ जाए तो वो मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। ईथेन है, ईथेन के साथ अगर COOH आ जाए तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा। तो वो पूरी सीरीज़ जिसके साथ अगर COOH आ जाए तो वो सीरीज़ पूरी चेंज होके कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज़ बन जाएगी। अब हम इधर देखते हैं, ये CONH2 जब R के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो कंपाउंड अमाइड हो जाएगा। मैं थोड़ा जूम करती हूँ इधर। अभी ये R है,
आर जब आर के साथ कम अभी बॉन्ड बना दिया किसने, CONH2 ने, तो अभी वो पूरा अमाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वो फंक्शनल सीरीज़ को हम बोलेंगे अमाइड सीरीज़। अभी दूसरा एग्जाम्पल है एल्डिहाइड का। अभी कंपाउंड के साथ CHO ऐड हो जाता है, ठीक है, तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इधर R के साथ CHO ने बॉन्ड बना दिया तो वो एल्डिहाइड हो गया। तो अभी कीटोन भी सेम है। अभी कीटोन में क्या होगा, इधर एक कंपाउंड होगा और दूसरा कंपाउंड इधर होगा, उसके बीच में CO आ जाएगा। इधर एक कंपाउंड है और इधर एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड के बीच में आ गया COO, तो वो हो गया कीटोन। तो अभी अल्कोहल जब R के साथ OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं तब वो अल्कोहल हो जाएगा। और सिमिलरली जब NH2 आ जाएगा R के साथ तो अमाइन हो जाएगा। अभी इधर एक ध्यान रखो, अमाइड में CONH2 होता है और अमाइड में होता है NH2, सिर्फ NH2 होता है, CO नहीं होता है। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आ वीडियो, आई होप इट वॉज़ हेल्पफुल। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी ये टॉपिक के रिलेटेड हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले नॉमेनक्लेचर के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 11th 12th में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर देखना भी मत भूलना। और ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ज़्यादा फोकस करना। एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना। थैंक यू।